हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। वैभव एजुहब के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में राजस्थान राज्य व्यवस्था की शुरुआत की थी और राजस्थान राज्य व्यवस्था की शुरुआत भी हमने राज्यपाल के टॉपिक से की थी। कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो राज्य का सबसे बड़ा पद होता है, जो यानी कि हम राज्य का जिसको हम संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, वो राज्यपाल होता है। इसलिए हमने हमारी क्लासों की शुरुआत भी गवर्नर यानी कि राज्यपाल से की थी। राज्य सरकारें जिसका उल्लेख हमें संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक हमें इसका उल्लेख मिलता है, जिसके भी अंदर हमने और इसको अधिक विस्तृत समझने के लिए भी हमने इसको 3 भागों में, जिसको हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कहते हैं, इन 3 भागों में हमने इसको विभाजित किया था। यहाँ तक हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं और हमने राज्यपाल से संबंधित भी कुछ आर्टिकलों पे चर्चा की थी। जैसे कि हमने कल की क्लास में आर्टिकल 153 के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसके तहत कि एक राज्य में एक राज्यपाल रहेगा। आर्टिकल 154 हमें जानकारी देता है कि उस राज्य का वो संवैधानिक प्रमुख रहेगा। आर्टिकल 155 हमें जानकारी देता है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जो ये नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है और नियुक्ति भी किसकी सलाह से की जाएगी, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाएगी। आर्टिकल 156 हमें इसकी पदावधि की जानकारी देता है, जो कितने रहेगी, सामान्यतः 5 वर्ष तक उसकी पदावधि रहेगी या फिर वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा। आर्टिकल 157 हमें किसकी जानकारी देता है, राज्यपाल पद की अहर्ताओं की। उसके लिए भी 2 कंडीशन है, या तो वह इंडियन होना चाहिए या फिर 35 प्लस की वो आयु पूर्ण कर चुका हो या फिर 35 वर्ष की आयु ना हो। आर्टिकल 158 हमें जानकारी उसकी सेवा शर्तों की, कि राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो अन्य किसी लाभ के पद पर ना हो या फिर किसी भी संसद के सदनों का या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। इन सभी की वो हमें सेवा शर्तों की जानकारी और हमने इसके वेतन भत्ते भी पढ़े थे, वो हमें जानकारी कौन सा आर्टिकल दे रहा है, वो हमें आर्टिकल 158 इसकी जानकारी देता है। आर्टिकल 159 हमें राज्यपाल की शपथ की हमें जानकारी देता है, जिसको शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और अगर वो अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। यहाँ तक की बातें हमने कल की क्लास में देखी थी। अब हम आगे की क्लास की शुरुआत करते हैं कि आगे और राज्यपाल के क्या क्या कार्य है और उसको क्या क्या कार्य करने होते हैं, उन सभी के बारे में तो हम आर्टिकल 159 तक हम पढ़ चुके हैं। तो हम अब देखते हैं कि आर्टिकल 160 हमें क्या जानकारी देता है। तो आर्टिकल 160 हमें जानकारी देता है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कुछ उपबंध किए जाते हैं। अब आप सोचोगे कि आखिर ये उपबंध करता कौन है, तो हमें याद रखना है कि ये उपबंध राष्ट्रपति करता है। कि कोई भी इमरजेंसी हो, उसमें कुछ राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कुछ विशेष उपबंध या बोल सकते हैं कि कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनको करता कौन है, उनको राष्ट्रपति करता है। कि सर क्या इमरजेंसी हो सकती है वो, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कोई भी राज्य है, वहाँ पे जो सरकार है वो अपना बहुमत खो देती है, वो अल्पमत में आएगी। हमें जानकारी है कि कोई भी सरकार जब अपना बहुमत खो देती है या अल्पमत में आती है, तो सरकार गिर जाती है। अब किसी भी राज्य में सीएम भी नहीं, सीएम नहीं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि जो सीएम का मंत्री परिषद है, वो भी नहीं है। तो उसके बाद में राज्य की शासन व्यवस्था की ज़िम्मेदारी कौन सँभालेगा? राज्य की शासन व्यवस्था कौन चलाएगा? उसके लिए कुछ विशेष उपाय या विशेष उपबंध किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति आदेश किसको देगा? वो राज्यपाल को आदेश देगा। इसकी जानकारी हमें कौन-सा आर्टिकल दे रहा है? इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 160 हमें इसकी जानकारी देता है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु विशेष उपबंध राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो इसकी जानकारी हमें कौन देता है? आर्टिकल 160 हमें इसकी जानकारी देता है। आर्टिकल 161 हमें जानकारी देता है कि राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 161 में है। जब हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं और उसमें जब हम राज्यपाल का टॉपिक पढ़ राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। वो कॉन्सेप्ट राज्यपाल के लिए भी है कि जब हम राष्ट्रपति, जो कि पूरे देश का संवैधानिक प्रमुख है, और राज्यपाल जो कि एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, तो राज्यपाल के पास भी वो पावर होनी चाहिए कि कुछ वो किसी भी व्यक्ति को क्षमा करे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति सभी मामलों में सजा माफ कर सकते हैं,
लेकिन राज्यपाल को वो पूरे अधिकार नहीं दिए गए हैं। राज्यपाल को सिर्फ कुछ मामलों में ही सजा माफ करने का अधिकार प्राप्त है। कुछ मामलों में सिर्फ उसको निलंबन, परिहार, लघुकरण, निलंबन यानी कि सजा खत्म, परिहार एवं लघुकरण का मतलब है कि सजा की अवधि को कम करना। कि किसी को 5 वर्ष की सजा मिली है तो उसकी अवधि घटाकर वो 2.5 साल या 3 साल कर सकता है। बस कुछ ही मामलों में राज्यपाल को ये क्षमा करने की शक्ति मिली है। राष्ट्रपति की तरह पूर्णतः हर मामलों में क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, क्या राज्यपाल सभी मामलों में किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, तो नहीं, सिर्फ कुछ मामलों में। अब कौन से मामलों में वो माफ नहीं कर सकता? कि मान लो कि किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा है, या फिर सैनिक कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को कोर्ट मार्शल की सजा है। ऐसे मामलों में राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं है, ना तो वो इन सजाओं को माफ कर सकता है, ना वो इनकी अवधि को कम कर सकता है। ये काम कौन कर सकता है? ये काम राष्ट्रपति कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं आर्टिकल 161 हमें ये जानकारी देता है कि राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति सिर्फ कुछ मामलों में ही राज्यपाल सजा को माफ कर सकता है या फिर कम कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 162 हमें जानकारी देता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कि राज्यपाल के आखिर कार्य क्या है, कार्यपालिका शक्ति को उनका विस्तार क्या है। कि राज्य में क्या होती है? विधानमंडल। विधानमंडल के भी हमने 2 सदन देखे थे, विधानसभा और विधान परिषद। राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, तो हम विधानसभा की चर्चा करेंगे। ये बातें मैंने आपको कल क्लास में बताई थी कि कोई भी कानून या कोई भी ऑर्डर अगर विधानसभा बनाती है तो उनको इम्प्लीमेंट या फिर वो कानून बनने के लिए वो राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार सिर्फ उन्हीं विषयों तक है जिनको विधानमंडल, जिनको कानून बनाता है। और जैसे कि हम इंडियन पॉलिटी के बारे में जब चर्चा करेंगे, और आपको वैसे भी नॉर्मल थोड़ी जानकारी होगी कि हमारी 3 सूचियों के अंदर संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें सिर्फ संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची जो विषय राज्यों को दिए गए हैं, और समवर्ती सूची जिन पर भी संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी उनके ऊपर कानून बना सकता है। तो राज्य सूची के विषयों पर तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है ही है, साथ के साथ में समवर्ती सूची के विषयों पर भी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है। लेकिन मान लो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि समवर्ती सूची पर तो संसद भी कानून बना सकता है और राज्य की विधानसभा भी कानून बना सकती है। तो उस समय में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति क्या है? तो सबसे सर्वोपरि कौन है? सबसे सर्वोपरि संसद है। सबसे सर्वोपरि संसद है। तो अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर संसद द्वारा कानून बनाया जाता है तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां थोड़ी सीमित हो जाती है, क्योंकि फिर यहाँ पे अधिकार कौन आ जाता है? यहाँ पे राष्ट्रपति का अधिकार आ जाता है। तो थोड़ा हमें ये भी ध्यान रखना है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन कानूनों पर है जो राज्य विधानमंडल की विधानसभा या विधान परिषद द्वारा बनाया जाता है। कौन कौन सी? राज्य सूची और समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की जानकारी हमें कौन देता है? आर्टिकल 162। उम्मीद करता हूँ कि 162 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि विधानमंडल या विधानसभा, विधान परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों पर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। इसके अलावा हम आगे बात करें कि राज्यपाल से संबंधित कुछ अन्य भी आर्टिकल है, कि जैसे आर्टिकल 361 है जो हमें जानकारी देता है राज्यपाल की कुछ उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। सेवा शर्तें हमने पढ़ी कि राज्यपाल सरकारी आवास का उपयोग कर सकता है, उसको वेतन भत्ते मिलेंगे। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसको उसी अनुपात में वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ये हमने कल तक पढ़ा था। लेकिन आर्टिकल 361 भी इसको कुछ और विशेषाधिकार देता है। वो और क्या विशेषाधिकार है? कि राज्यपाल अपने पद की शक्ति और कर्तव्य के प्रयोग में किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी नाल्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। जैसे कि हम आम आदमी हैं, हमें डर रहता है कि हमारे हाथों अगर कोई क्राइम हो तो हमें सजा होगी, कोर्ट में केस चलेगा। तो हम बहुत ही सावधानी बरतते हैं हर कार्य को करने से पहले कि हम किसी भी कानूनी मुकदमे में नहीं फंसे। लेकिन राज्यपाल को ये विशेषाधिकार है
कि वो अपने कर्तव्य के प्रयोग या प्रदर्शन में किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जैसे कि हमें ये डर रहता है कोर्ट का, वैसे राज्यपाल को कोई डर नहीं है, तो ये एक तरह से उसका विशेषाधिकार ही तो हुआ। वो विशेषाधिकार तो हमें नहीं है, लेकिन वो विशेषाधिकार राज्यपाल को है, और राज्यपाल को ये विशेषाधिकार कौन देता है? ये हमें आर्टिकल 361 राज्यपाल को ये विशेषाधिकार देता है कि राज्यपाल अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए, कर्तव्य के पालन के तहत किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा क्या है? इसका कुछ अपवाद है कि यह संरक्षण किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध उचित कार्रवाई चलाने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा अनुच्छेद 61, जो कि हम महाभियोग के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 61 जिसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के तहत संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या नामित न्यायालय अभिकरण या निकाय द्वारा की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है और संसद के किसी भी सदन द्वारा, कोई भी लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है, उसके द्वारा नियुक्त या नामित कोई भी न्यायालय अभिकरण या निकाय है, उसके द्वारा ये कार्रवाई की जा सकती है, तो इसको हमने क्या माना है? इसको हमने अपवाद माना है इस अधिकार का। दूसरा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के दंडिक कार्रवाई यानी कि आपराधिक यानी कि दीवानी मामले ना तो शुरू की जाएगी और ना ही रखी जाएगी। यानी कि दीवानी मामलों में कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर कोई व्यक्ति उस समय राज्यपाल के पद पर है। तो ये भी विशेषाधिकार हमें कौन सा आर्टिकल राज्यपाल को देता है? आर्टिकल 361 ये उसको विशेषाधिकार देता है कि सर दीवानी न्यायालयों में तो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन क्या सिविल मामलों में कार्रवाई हो सकती है क्या? तो हमें ये भी याद रखना है कि इसका एक अपवाद है कि सिविल मामलों में राज्यपाल के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसमें भी कुछ नियम है कि अगर सिविल मामलों में राज्यपाल के ऊपर कार्रवाई होती है, अगर किसी सिविल केस में राज्यपाल के ऊपर कार्रवाई होती है, तो कम से कम 2 माह पूर्व राज्यपाल को सूचना देना अनिवार्य है उस मामले में। और किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा वो कार्रवाई शुरू की जा रही है, उसके भी नाम, उसका नाम, अभिकरण वगैरह सब जानकारी भी देना राज्यपाल को आवश्यक है। लेकिन दीवानी मामलों में ये कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, केवल सिविल मामलों में राज्यपाल के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, और दीवानी मामलों में यानी कि आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी और ना ही कोई एफआईआर उसके विरुद्ध रखी जाएगी। ये विशेषाधिकार कौन सा आर्टिकल राज्यपाल को देता है? तो आर्टिकल 361 भी ये विशेषाधिकार राज्यपाल को देता है। दूसरा क्या विशेषाधिकार है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी। यानी कि अगर राज्यपाल, कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर है, तो उस समय, उस दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा, देश के किसी भी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाएगा। ये भी एक तरह का विशेषाधिकार आर्टिकल 361 राज्यपाल को देता है। राज्यपाल द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में किए गए किसी कार्य के संबंध में कोई दीवानी कार्रवाई उनके पद पर रहते हुए तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि उन्हें कम से कम 2 मास की लिखित सूचना न दी गई हो। अभी हमने चर्चा की थी कि अगर सिविल केस होता है तो 2 माह पूर्व उन्हें सूचना दी जाती है। अगर 2 माह पूर्व उन्हें सूचना नहीं दी गई तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये भी विशेषाधिकार हमें आर्टिकल 361 देता है। और इस सूचना में कार्रवाई की प्रकृति, कार्रवाई के कारण और मांगी गई राहत, यानी कि अगर कोई केस करता है और वो कुछ राहत की मांग करता है या कुछ राहत से मतलब कुछ पैसे वगैरह की मांग करता है, तो उसका भी पूरा विवरण शामिल होना चाहिए कि उसका नाम, उसकी प्रकृति क्या है, और अगर उसके द्वारा कोई राहत भी मांगी गई है, उन सभी का पूरा विवरण भी उसमें शामिल होना चाहिए और 2 माह पूर्व राज्यपाल को सूचना दी जानी चाहिए। उसी के बाद हम सिविल केस की जो फाइल है वो लागू कर सकते हैं। ये भी विशेषाधिकार कौन देता है? आर्टिकल 361 राज्यपाल को देता है। तो ये हमने देखा था। अभी हमने आर्टिकल 162 में हमने अभी पढ़ा था कि आर्टिकल 162 के राज्यपाल के कार्यपाल का शक्ति का विस्तार। उसके बाद में जो कुछ और आर्टिकल थे, आर्टिकल 361। और हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये अधिकार 361
जो राज्यपाल को दे रहा है वो ही कुछ विशेषाधिकार राष्ट्रपति को भी है। ये सेम विशेषाधिकार राष्ट्रपति को भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 361 राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति को भी विशेषाधिकार देता है। जब हम इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि आखिर राष्ट्रपति को भी कौन कौन से विशेषाधिकार दिए जाते हैं। अब उनके अलावा हम बात करते हैं कि राज्यपाल की आखिर वास्तविक शक्ति क्या है। आर्टिकल 162 में हमने अभी उनकी कार्यपालिका शक्ति का सिर्फ विस्तार देखा था, लेकिन एक्चुअली उनकी शक्तियां हैं क्या। तो हम शक्तियों को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हमने राज्य सरकारों को 3 भाग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांटा था, तो उसी प्रकार हम राज्यपाल की शक्तियों को भी 3 भागों में, वही नाम है इनके, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति, कि आखिर किस प्रकार के हम इनको डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो हम चलिए एक एक चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कार्यकारी शक्ति से। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, अभी जैसा कि हमने 2-3 बार इस चीज का भी जिक्र किया था कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट एजुकेटिव जो है होता है, वो अनुच्छेद 164 के 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? अनुच्छेद 154। अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख है तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, कि राज्य में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद जो द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। इसका मतलब है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो भी कार्य करेंगी वो राज्यपाल के नाम से करेंगी। दूसरा है कि वह इन शक्तियों का प्रयोग या तो सीधे करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अब राज्यपाल के पास में यह शक्ति है तो वो उनका प्रयोग क्या स्वयं जाकर करेगा? तो उनका प्रयोग स्वयं नहीं करता। तो फिर कैसे करता है कि अपने कुछ शक्तियों का प्रयोग तो वो या तो सीधे कर लेगा या फिर अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी से मतलब यहाँ पे मंत्री परिषद से है। आप ये नहीं समझ सकता अधीनस्थ अधिकारी से कि या वो किसी आईएएस वगैरह को ऑर्डर देगा क्या, क्योंकि हमने राज्य के जब शक्तियों का विभाजन किया था तो जैसे कि हमने संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को माना है, वैसे ही अगर हम बात करें कि जैसे किसी भी राज्य में संवैधानिक प्रमुख तो होता है राज्यपाल, तो क्या कभी आपने सोचा है कि राजनीतिक प्रमुख कौन है? हमने संवैधानिक प्रमुख किसे माना है? राज्यपाल को। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे किसी भी राज्य में राजनीतिक प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है वो हम बोलते हैं सीएम को, और जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि संवैधानिक प्रमुख जो राज्यपाल होता है, लेकिन राजनीतिक प्रमुख कौन रहता है? सीएम रहता है। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? वो रहता है चीफ सेक्रेटरी, प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो ये हमें याद रखना है। अब संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, तो वो इन शक्तियों का प्रयोग या तो वो सीधे कर लेगा या फिर अपने अधीनस्थ यानी कि इससे मतलब है सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि सीएम का मंत्रिमंडल, इसके अकॉर्डिंग वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। वो उन्हें ऑर्डर दे सकता है कि आपको ये काम करना है, वो कि आपको ये कानून, इस विषय पर कानून बनाने हैं, तो राज्यपाल सीधा ऑर्डर दे सकता है। तो ये हमारे राज्यपाल की जब कार्यकारी शक्तियां पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं। दूसरा है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया, जो हमने अभी चर्चा की थी, और राजनीतिक मुखिया की बात करें तो वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? वो होता है वो हमारा मुख्य सचिव, प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो ये अभी देखा था। और अगर दूसरे हम बात करें कि और क्या शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास है, तो वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जिसकी जानकारी हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 164, ये हमें जानकारी देता है किसकी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका जो नेता होता है वो बनता है सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, और सीएम सलाह देगा
अपने दल के कुछ विधायकों के नाम वो राज्यपाल के सामने रखेगा कि आपको इन्हें मंत्री पद की शपथ दिलानी है। तो ध्यान रखना है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और मंत्री कब तक कार्य करते हैं, जैसे कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान हमने पढ़ा था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। वैसे ही मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राज्यपाल करेगा। इसलिए मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वरना सामान्यतः की अगर बात करें तो वही सामान्यतः 5 वर्ष, क्योंकि सरकार का कार्यकाल ही 5 वर्ष का होता है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। और अगर वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अलावा भी और क्या-क्या अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है, तो हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164, राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो अभी हमने चर्चा कर ही ली है। उसके अलावा भी और क्या-क्या करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। कल की क्लास जो हमारी पहली क्लास थी, उसमें हमने जब कार्यपालिका पढ़ा था, उसमें हमने 3 चीज़ों को शामिल किया था। पहला था राज्यपाल, दूसरा हमने शामिल किया था मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, और तीसरा महाधिवक्ता को हमने उसमें शामिल किया था। आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसको क्यों संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, क्योंकि कार्यपालिका के बाकी 2 प्रमुख अंग मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में मुख्यमंत्री की, दूसरा राज्य मंत्रिपरिषद की किसकी सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। महाधिवक्ता आर्टिकल 165 हमें ये जानकारी देता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। उसके अलावा आरपीएससी बोर्ड है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और इसकी जानकारी हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 316 हमें इसकी जानकारी देता है। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, जिसकी जानकारी आर्टिकल 243 के व आर्टिकल 243 जेड ए हमें इसकी जानकारी देता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जिला न्यायालय जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। उसके अलावा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं वो तो राज्यपाल ही होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कुलपति नहीं, वो कुलाधिपति होते हैं। कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। और सभी विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। लेकिन सभी से मतलब आपको ये नहीं समझना कि आप किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय के भी नहीं, जो गवर्नमेंट सरकारी वित्त पोषित, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, कि जिनको संचालन का खर्च सरकार उठाती है, सिर्फ उन्हीं विश्वविद्यालयों की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको ये रखना है कि किसी भी प्राइवेट विश्वविद्यालय का कुलाधिपति या उसके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। वो सिर्फ राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और उनका कुलाधिपति कौन होगा? वो राज्यपाल होगा। दूसरी और क्या क्या महत्वपूर्ण नियुक्ति करता है? तो लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। और राज्य सूचना आयोग, बाकी जितने भी हमने भी राज्य वित्त आयोग देखा, राज्य चुनाव आयोग देखा, बाकी जितने भी और महत्वपूर्ण आयोग जो राजस्थान के हैं, जो कि राज्य सरकार से ही संबद्ध है, उनकी, जैसे कि राज्य सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग, इनके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। और इसके अलावा और उनकी क्या-क्या कार्यकारी शक्तियों का विस्तार है? तो देखो, विधायी मामलों में सक्रियता, वह मंत्रियों के बीच उक्त कार्य के आवंटन के लिए भी नियम बनाता है। वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन और विधान से संबंधित मामलों की जानकारी भी मांग सकता है। कि जब मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल मंत्री पद की शपथ दिलाता है, तो वो उनके जो विभागों का जो आवंटन है और जो उनके कार्यों का आवंटन है, वो भी राज्यपाल करता है। और चूंकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है राज्य का, तो वो मुख्यमंत्री से सीधे राज्य के प्रशासन संबंधित या आप कौन सा कानून बना रहे हो उसकी भी जानकारी मांग सकता है। जैसे कि हम घर में देखते हैं कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे पापा दादा हैं, वो हमसे किसी भी कार्य की जानकारी वगैरह मांग सकते हैं, क्योंकि उस काम के लिए वो नियुक्त करते हैं। जैसे कि हमें कोई शादी ब्याह में जिम्मेदारी दी जाती है, तो जैसे हमारे बड़े घर वाले, हमारे पापा हुए, दादा हुए, वो जैसे हमसे जानकारी मांगते हैं, सेम कॉन्सेप्ट वही है कि राज्यपाल भी जिनको नियुक्त करता है जिस काम के लिए, उनसे उन कामों की जानकारी तो मांगेगा। तो नियुक्त किससे करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को। लेकिन मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। तो सीधे जानकारी किससे मांगेगा?
मुख्यमंत्री से मांगेगा। किसकी जानकारी मांगेगा? राज्य के प्रशासन की और विधान से, विधान यानी कि कानून, विधान से संबंधित या कानूनों से संबंधित मामलों की जानकारी वो सीधे मुख्यमंत्री से मांग सकता है। ये भी राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के अंदर आता है। दूसरा कि राष्ट्रपति के साथ संबंध, राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसलिए वो राज्यपाल सीधे मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भी तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, इसलिए किसी भी राज्य की अगर राष्ट्रपति को जानकारी चाहिए तो सीधा संपर्क किसको करेगा? वो संपर्क करेगा अपने नियुक्त किए हुए व्यक्ति। राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? राज्यपाल को। तो ये वही है कि राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है, या फिर राष्ट्रपति सीधे भी किसी भी मामले में राज्यपाल से रिपोर्ट मांग सकता है। वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाने की सिफारिश करता है। अगर किसी व्यक्ति जो उस राज्य का राज्यपाल है, अगर उसे लगता है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य का शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं की जा रही है या अव्यवस्था है, तो सीधे राष्ट्रपति से अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, जिसको हम संवैधानिक आपातकाल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, और हम नॉर्मल टर्म में जो आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी राज्यपाल करेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता, उसकी सिफारिश कौन करेगा? राष्ट्रपति शासन, या फिर हम बोल सकते हैं कि संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कौन करेगा? तो वो सिफारिश करेगा राज्यपाल। इस दौरान राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है यानी कि संवैधानिक आपातकाल है, तो उस समय राष्ट्रपति शासन में होता क्या है कि वहां की राज्य सरकारें बर्खास्त हो जाती हैं। और अब जब राज्य सरकारें बर्खास्त है, इसका मतलब कोई वहां पे मुख्यमंत्री नहीं, कोई उसकी मंत्रिपरिषद नहीं, तो उसकी शासन व्यवस्था आखिर चलाएगा कौन? राज्य की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था को संभालेगा कौन? तो उसको संभालेगा राज्यपाल। वो भी किसके एजेंट के रूप में संभालेगा? वो संभालेगा केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, क्योंकि अगर किसी भी राज्य में सरकार अस्थिर है, राष्ट्रपति शासन है, तो उसकी शासन व्यवस्था केंद्र सरकार संभालेगी। लेकिन अब क्या केंद्र सरकार उस राज्य में जाकर बैठेगी क्या? नहीं, वो अपने एजेंट, और वो एजेंट कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल में केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, और वो कार्य क्या करता है? राज्य का प्रशासन संभालने का वो कार्य करता है। दूसरा है कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, राज्यपाल के पास यह सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी होती है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ठीक से चले, कि हमारे संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए गए हैं, और उनकी निगरानी सीधे राष्ट्रपति भी करता है। इसलिए राज्यपाल ये विशेष ध्यान देता है कि क्या अनुसूचित क्षेत्रों का शासन प्रशासन ठीक से चल तो रहे ना, इसलिए वह राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट भेजता है। ये शक्तियां राज्यपाल को राज्य के शासन में एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका प्रदान करती हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों का सुचारू रूप से प्रशासन संचालित हो रहा है, इसकी जानकारी सीधे किसको भेजेगा? राष्ट्रपति को भेजेगा। इस वजह से एक मीडिएटर के तौर पर वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के एक मीडिएटर के तौर पर वो काम करता है। इसीलिए कि ये शक्ति जो मिली है वो राज्यपाल को राज्य के शासन में एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है। तो ये हमने कुछ राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में अभी चर्चा की थी, तो उन्हें क्या विशेष विशेष कार्यकारी शक्तियां है, क्या उनके विशेष विशेष कार्य हैं। उसके अलावा भी हम देखें कि राज्यपाल, जैसे कि अभी हमने नियुक्ति पढ़ी थी, उसके अलावा भी राज्यपाल को और क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त है। तो हम देखते हैं कि जो राजस्थान स्काउट गाइड होता है उसका संरक्षक राज्यपाल होता है। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड, उसका जो सेक्रेटरी होता है, उसका जो सभापति होता है, वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल भूतपूर्व सैनिकों हेतु एकीकृत निधि की प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है, कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके जो प्रबंधक समिति, उनके रख रखाव के लिए या पेंशन वगैरह के लिए जो समितियां गठित की जाती हैं, उनका भी सभापति कौन होगा? वो राज्यपाल होगा। राज्यपाल राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी,
वह पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिसका मुख्यालय है हमारे उदयपुर में, इसका अध्यक्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है कि राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उदयपुर में है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य नियंत्रक एवं महालेखा एवं राज्य लोक सेवा आयोग रिपोर्ट को विधानसभा में रखवाता है। कि राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, राज्य नियंत्रक एवं महालेखा और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीसी, इन सभी की जो रिपोर्ट है उसको विधानसभा के सामने पेश करवाने का काम कौन करता है, वो काम भी राज्यपाल करता है। तो हमें ये सभी बातें भी ध्यान रखनी है कि राजस्थान स्काउट गाइड का अध्यक्ष कौन होता है, संरक्षक कौन होता है, राज्यपाल। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति, वो भी राज्यपाल। भूतपूर्व सैनिकों हेतु एकीकृत निधि की प्रबंध समिति का सभापति, वो भी राज्यपाल है। रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसका हेडक्वार्टर है उदयपुर, उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, वो राज्यपाल होता है। और किन किन की रिपोर्ट को वो विधानसभा में रखवाता है, तो राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट है, राज्य नियंत्रक एवं महालेखा की रिपोर्ट है, और आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ पे राज्य की जगह राजस्थान करना आप, तो आरपीएससी है यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसकी रिपोर्ट भी विधानसभा के समक्ष कौन रखवाता है, राज्यपाल रखवाता है। तो ये हमने कुछ कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल की जिनके बारे में अभी चर्चा की थी। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि इन शक्तियों के अलावा से और क्या क्या विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। विधायी यानी विधायिका संबंधित शक्तियां, जो कि विधानसभा विधान परिषद से संबंधित होती है। तो इन सभी शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 171, 174, 175, 176, 180, 200 और 213, इन सभी अनुच्छेदों में राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख है। तो क्या क्या उनकी विधायी शक्तियां, क्या क्या ये आर्टिकल उनको विधायी शक्तियां प्रदान करते हैं, तो आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्राहूत व सत्रावसान तथा विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे दो तीन शब्द है, सत्राहूत, सत्रावसान, विधानसभा को भंग या विघटित। यहाँ पे सत्राहूत, सत्राहूत का मतलब आप ये समझ सकते हो, सत्राहूत का मतलब क्या है कि सत्र बुलाना। विधानसभा के जो सत्र होते हैं, कौन कौन से सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र, जो हम नॉर्मली जानते हैं कि सत्र, सत्र बुलाने का जो कार्य है वो कौन करता है, वो भी राज्यपाल करता है। और सत्रावसान, सत्र को खत्म करने का भी जो कार्य है वो कौन करता है, वो भी राज्यपाल करता है। तो ये अधिकार हमें कौन देता है, ये विधायी शक्ति, क्योंकि ये विधानसभा से संबंधित है। सत्र कहाँ पे बुलाए जाएंगे, विधानसभा विधान परिषद में। विधानसभा विधान परिषद किसका भाग है, विधायिका का भाग है। कौन इसको पावर देता है, राज्यपाल के पास पावर है सत्र बुलाने की, इसलिए हम इसको विधायी शक्तियां बोलते हैं। आर्टिकल 174 का भाग 1 हमें जानकारी देता है कि राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि राज्य विधानमंडल के दो भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि राजस्थान में तो विधान परिषद नहीं है, लेकिन जिन भी राज्यों में विधान परिषद है, वहां के राज्यपाल एक साथ एक सदन या दोनों सदनों का भी वो सत्र बुला सकते हैं। लेकिन उसकी सूचना 21 दिन पहले एवं प्रथम 21 दिन पहले उनकी सूचना दी जानी चाहिए। कि आप कोई भी सत्र बुला रहे हो, विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, उसकी सूचना कितने दिन पहले दी जानी चाहिए, 21 दिन पहले दी जानी चाहिए। और प्रथम एवं द्वितीय सत्र के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो। कि आप ये नहीं कि कोई भी एक सत्र है उसको आपने जनवरी में बुला लिया और आप सेकंड सत्र को आपने नवंबर में बुलाया, नहीं, इतना गैप नहीं चलेगा। कम से कम 6 माह का अंतराल होना चाहिए कि आप जनवरी में सत्र बुला रहे हो तो कम से कम जुलाई में बुलाओ। तो ये हमारा प्रावधान आर्टिकल 174 हमें ये जानकारी देता है कि राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है। उसकी सूचना कितने दिन पहले, 21 दिन पहले देनी होती है। और प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के बीच में अंतराल कम से भी कम अधिकतम 6 माह का होना चाहिए। और राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान अर्थात सत्र खत्म समाप्त कर सकता है। तो ये भी है। लेकिन अब आपको थोड़ा मैं और एक जानकारी देती हूँ कि अभी हमने 2-3 टर्म पढ़ी।
अभी हमने 17वां पढ़ा, 17वां पढ़ा। इसका हमने मतलब भी आपको समझाया था कि सत्र समाप्त करना, सत्र समाप्त करना। लेकिन आप जो आजकल की मीडिया में भी चर्चा सुनते होंगे, नॉर्मली जिसको पॉलिटिक्स में शौक है, जो कार्रवाई देखता है विधानसभा लोकसभा की, वो एक वर्ड और सुनते हैं, वो वर्ड है स्थगन। जो मीडिया की हेडलाइंस या अखबारों की हेडलाइंस में हम जब भी विधानसभा या लोकसभा का सत्र चलता है तो ये वर्ड हम नॉर्मली देखते हैं कि आखिर स्थगन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि भले ही सत्र राज्यपाल बुला रहा है, संसद के सत्र कौन बुला रहा है, राष्ट्रपति। वैसे ही राज्यों की राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद के सत्र कौन बुला रहा है, राज्यपाल। अब राज्यपाल सत्र बुला तो रहा है, लेकिन उनकी जो मीटिंग होती है, जो चर्चा करते हैं उस सत्र के दौरान, उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, वो करेगा विधानसभा अध्यक्ष। और आप लोगों को जानकारी है कि हमारे राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वो श्री वासुदेव देवनानी जी हमारे राजस्थान के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो जब सत्र बुलाया जाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है विधानसभा अध्यक्ष, उसकी अध्यक्षता करता है। और सत्र कितने दिन का हो सकता है, वो अधिकतम कितने भी दिन का हो सकता है कि मान ली, और कितने भी दिन का हो सकता है वो सत्र। और जिस भी प्रत्येक दिन जब सत्र आते हैं, सारे सदस्य, जो मैंने कल आपको बताया था कि 200 एमएलए जब आते हैं संसद, वो सॉरी विधानसभा में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो जब वो मीटिंग खत्म होती है, उस दिन की चर्चा कि आज मान लीजिए 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर को हमारा सत्र चल रहा है और आज की मीटिंग खत्म करनी है, तो आज की मीटिंग, सिर्फ आज की मीटिंग खत्म करने को हम क्या बोलेंगे, स्थगन बोलेंगे। और स्थगन कौन करता है, ये करता है विधानसभा अध्यक्ष, स्थगन करता है। ध्यान रखना, राज्यपाल स्थगन नहीं करता। विधानसभा सत्रों का स्थगन कौन करता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए उसके ऑप्शन में राज्यपाल हो, तो राज्यपाल नहीं, विधानसभा अध्यक्ष स्थगन, यानी कि सिर्फ एक दिन की मीटिंग खत्म करना, वो कौन करेगा, वो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और राज्यपाल क्या करता है, ये सत्रावसान करता है या फिर सत्राहुत करता है। तो ये आपको तीनों वर्डों में सिमिलरिटी ध्यान रखने की, सत्रावसान यानी कि सत्र समाप्त करना, सत्राहुत सत्र बुलाना, और स्थगन सिर्फ एक दिन की चर्चा, सत्र के दौरान किए गए एक दिन की चर्चा को समाप्त करना स्थगन कहलाता है। तो ये अभी हमने विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा। उसके अलावा आर्टिकल 175 हमें ये देता है कि सदनों में संदेश भेजने का अधिकार। ये राज्यपाल को एक विशेषाधिकार है कि वो राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसके अंदर अपना संदेश भेज सकता है। ये संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल को कौन देता है, आर्टिकल 175 ये राज्यपाल को अधिकार देता है। कल हम बात करें कि आर्टिकल 176 क्या होता है, कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, कि राज्यपाल एक विशेष तौर पर पूरे सभी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हैं। और कब करते हैं, ये विशेष अभिभाषण कब होता है, कि कभी भी चुनाव, जैसे कि राजस्थान में 2023 में चुनाव होते हैं, दिसंबर 2023 में चुनाव होते हैं, उस समय दिसंबर 2023 के बाद में जब सरकार का गठन होता है और सरकार अपना प्रथम बजट आती है, यानी कि निर्वाचन के बाद में जब अपना प्रथम सत्र बुलाती है, उस समय राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। तो ध्यान रखना है कि निर्वाचन के बाद जो प्रथम सत्र होगा, निर्वाचन के बाद जो प्रथम सत्र होगा, उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है, विशेष अभिभाषण होता है। और दूसरा अभिभाषण कब होगा, कि प्रत्येक वर्ष, कोई भी वर्ष, जैसे कि अभी वर्ष 2026 लगने वाला, वर्ष 2026 का जो प्रथम सत्र होगा, उसमें भी राज्यपाल अपना विशेष अभिभाषण देगा। तो आर्टिकल 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कब होगा, कि निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र में या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। तो ये भी फैक्ट हमें जानकारी रखनी है। और राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की जानकारी हमें कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 176 हमें इसकी जानकारी देता है। उसके अलावा हम बात करें कि आर्टिकल 180 की, कि जब विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। कि मान लो कि विधानसभा और विधान परिषद में
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है। हम जानते हैं कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कार्रवाई को सुनिश्चित करने कार्य किसका है? उपाध्यक्ष का। लेकिन उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो कार्रवाई कौन सुनिश्चित करेगा? तो उसके लिए विशेष प्रावधान जो राज्यपाल के पास है, और ये शक्ति कौन सा आर्टिकल दे रहा है? आर्टिकल 180 कि राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का अगर पद रिक्त है तो वो उसी विधानसभा के भी किसी भी सदस्य को राज्यपाल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नामित कर सकता है। ये जानकारी और राज्यपाल को ये अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 180 इसका अधिकार राज्यपाल को देता है। और ये कोई भी सदस्य जो नामित किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाएगा। जानकारी हमें आर्टिकल 180 इसकी जानकारी देता है। आर्टिकल 192 हमें बताता है कि विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय आखिर कौन लेगा? उसका निर्णय कौन लेगा? उसका निर्णय भी राज्यपाल लेगा। कि जो विधानसभा के सदस्य बनने की जो योग्यताएं हैं, जो क्राइटेरिया फिक्स हमारे संविधान के तहत किया गया है, अगर उस योग्यता के तहत कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित हो सकता है, या उस विधानसभा विधानमंडल के सदस्य बनने की कोई व्यक्ति योग्यता या अयोग्यता रखता है, उनका निर्णय, उनसे संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन लेगा? वो राज्यपाल लेगा। और इस बात की शक्ति राज्यपाल को कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 192 राज्यपाल को इसकी शक्ति देता है। तो अभी हमने आज की क्लास में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, जो उसमें कार्यपालिका शक्ति में राज्यपाल के पास में क्या-क्या पावर है और विधायी शक्तियों में राज्यपाल के पास क्या-क्या पावर है, इन सभी की चर्चा की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और आगे भी और क्या-क्या राज्यपाल के पास में और क्या-क्या शक्तियां हैं, कि कल की क्लास में हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी राज्यपाल टॉपिक से संबंधित और राजस्थान के स्टेट पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।